Hello everyone, I'm Namrata Jaiswal. I'm going to teach you M.H. Abrams, a glossary of literatives. Now I'm going to teach you about soliloquy. Soliloquy means होता है कोई भी जब कैरेक्टर किसमें प्ले में हो और वो अकेले क्या हो, स्टेज पे हो और अपने थॉट्स को क्या कर रहा हो, व्यक्त कर रहा हो। ठीक है। अ स्पीच इन अ प्ले, कोई स्पीच है जिसमें प्ले में और इसमें कोई कैरेक्टर अकेले स्टेज पे प्रेजेंट हो और अपने थॉट्स को बोल रहा हो तो उसे कहते हैं सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी इज़ द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। खुद से बात करना क्या हो जाता है, सॉलिलॉकी होता है। वेदर साइलेंटली और अलाउड, चाहे वो चुपचाप धीरे धीरे बात कर रहा हो, मन ही मन में बात कर रहा हो या फिर तेजी तेजी बात कर रहा हो। इन ड्रामा में इट डिनोट्स, यह क्या संकेत कर रहा है, द कन्वेंशन बाय विच अ कैरेक्टर अलोन ऑन द स्टेज अटर्स हिज और हर थॉट्स अलाउड। ये एक ऐसी परंपरा रहती है, कन्वेंशंस रहता है जिसमें स्टेज पर कैरेक्टर अकेले अपने थॉट्स को, चाहे वो ही हो या शी हो, वो अपने थॉट्स को क्या करता है, अलाउड तेजी तेजी अपने थॉट्स को अकेले क्या करता है, स्टेज पे व्यक्त करता है। उसे क्या कहते हैं, सॉलिलॉकी। प्लेराइट हैव यूज्ड this device as a convenient way to convey information about the character's motives and state of the mind. जो प्लेराइट नाटककार होते हैं उनको ये सुविधा रहती है सॉलिलॉकी के माध्यम से, जिससे वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं किसके बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में। उसकी सॉलिलॉकी रिप्रेजेंट करके वो बता देते हैं कि वो कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड उसकी क्या है, उसके मोटिव्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, और द पर्पज़ ऑफ एक्सपोजिशन, और वो भी जो भी व्यक्त कर रहा है, जो भी बोल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा ही एंड समटाइम्स इन ऑर्डर टू गाइड द जजमेंट एंड द रिस्पॉन्सेज ऑफ द ऑडियंस, और कभी कभी जो वो सॉलिलॉकी दिखा रहा है उसके माध्यम से वो ऑडियंस को दिखा देता है कि ऑडियंस किस प्रकार का निर्णय ले, किस प्रकार का रिस्पॉन्स करे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में, कि उस कैरेक्टर ने जो स्पीच दिया है उसकी स्टेट ऑफ माइंड को देख करके हम क्या निर्णय लें कि आगे किस प्रकार से प्ले में इवेंट होने वाले हैं। उसकी मनोस्थिति को देख के कि जो भी व्यक्त कर रहा है क्या वो वास्तव में सच है कि नहीं है, वो जजमेंट ले सकते हैं। कौन, ऑडियंस। क्रिस्टोफर मार्लोज डॉक्टर फास्टस। क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस वर्क है डॉक्टर फास्टस, जो फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1594 में। कब हुआ था परफॉर्म, 1594 में। ओपन्स विथ अ लॉन्ग एक्सपोजिटरी सॉलिलॉकी एंड कंक्लूड्स विद अनदर, मतलब उसकी स्टार्टिंग जो होती है डॉक्टर फास्टस से वो सॉलिलॉकी के साथ होती है, एक लंबे सॉलिलॉकी के साथ होती है, और उसकी कंक्लूडिंग स्पीच भी रहती है। कंक्लूजन भी इससे क्या होता है, जो ड्रामा एंड हो रहा है वह भी सॉलिलॉकी के साथ होता है। कंक्लूड्स विद अनदर मतलब अनदर सॉलिलॉकी के साथ कंक्लूड होता है। विच एक्सप्रेसेस फास्टस फ्रेंटिक मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग हिज बिलेटेड अटेम्प्ट टू इवेड डैमनेशन। डैमनेशन होता है नरक। कि इससे क्या बताता है, लास्ट का जो उसका स्पीच रहता है उसमें या फिर स्टार्टिंग में जो रहता है उसमें उसकी मेंटल स्टेट दिखाती है या इमोशनल स्टेट, किस प्रकार वो चाहता है स्टार्टिंग में कि वो पूरी दुनिया की पावर, पूरी दुनिया का नॉलेज उसको मिल जाए। ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, उसका स्थिति दिखाता है कि किस प्रकार से वह नर्क, डैमनेशन मतलब होता है नर्क, नर्क से बचने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। जब वो मेफिस्टोफेलिस जो रहता है, जो डेविल्स रहता है, उससे बॉन्ड साइन करवाता है, और उसमें उसके लास्ट में वो क्या सोचता है कि कैसे वह उस नर्क से बच सके। तो ये लॉन्ग सॉलिलॉक्यू उसकी आती है जो उसको डैमनेशन से इवेट करती है, और जो स्टार्टिंग रहती है उसकी मेंटल स्टेट को दिखाती है, इमोशनल स्टेट को, किस प्रकार से वो पावर के लिए, किस प्रकार से वो नॉलेज के लिए क्या रहता है, क्रेव रहता है, उसको बहुत चाह रहती है कि उसके पास मैक्सिमम पावर आ जाए, मैक्सिमम नॉलेज आ जाए। ठीक है। और बाद में वही चीज़ को क्या करता है, नर्क की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग है और लास्ट में क्या है, दोनों में डॉक्टर फास्टस में क्या है, सॉलिलॉकी है, जो जिससे किससे क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर फास्टस के स्टेट ऑफ माइंड दिखाया। और लास्ट उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे जो आया था, गाइड द जजमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स टू ऑडियंस, और उसके माध्यम से ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रहे कि वास्तव में जो डॉक्टर फास्टस था उसने जो निर्णय लिया वो क्या था, गलत था।
ठीक है, जो हम पर्टिकुलर अपने लाइफ्स में क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न के कारण लेते रहते हैं। ठीक है, द बेस्ट नोन ड्रामेटिक soliloquy इज हैमलेट स्पीच विच बिगिंस टू बी और नॉट टू बी, जो कि ये स्पीच है किसकी, हैमलेट की, और ये एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में आता है। एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में आपको ये स्पीच देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे टू बी और नॉट टू बी, ये जो एक फेमस soliloquy है जो कि हैमलेट की दिखा रहा है स्पीच के थ्रू कि उसका इनएक्शन, कि वह करने की चाह रख रहा है लेकिन वह कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उस soliloquy के माध्यम से हैमलेट की मेंटल स्टेट को दिखा रहा है कि वह कैसे, जिसके मोटिव्स है या इस पोजीशन जो कर रहा है वह करने में अयोग्य साबित हो रहा है। अब इससे रिलेटेड एक टर्म है आपका एसाइड। देखिए, एसाइड और soliloquy में डिफरेंस है। ठीक है, एसाइड क्या होता है, अ रिलेटेड स्टेज डिवाइस इज एसाइड। एक स्टेज डिवाइस, स्टेज पर ही यूज़ होने वाला डिवाइस है, जैसे कि soliloquy है उसी प्रकार से स्टेज पर ही यूज़ होता है एसाइड, इन विच, जिसमें अ कैरेक्टर एक्सप्रेसेस टू द ऑडियंस हिज और हर थॉट्स और इंटेंशन इन शॉर्ट स्पीच विच बाय कन्वेंशन इज इनऑडिबल टू अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। एसाइड में जो रहता है कि कैरेक्टर जो रहता है अपने थॉट्स को बताता है किसको, ऑडियंस को, कि ऑडियंस उस पर्टिकुलर थॉट्स को सुने, और भले ही उस स्टेज पे कैरेक्टर्स रहते हैं लेकिन कैरेक्टर्स जो रहते हैं वह अयोग्य रहते हैं उसकी स्पीच को सुनने में। मतलब कोई एक पर्सन हो गया, ये स्पीच दे रहा है लेकिन इसके अलावा कई और जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीच को सुन नहीं रहे, उसके स्पीच को कौन सुन रहा है, केवल ऑडियंस सुन रहे हैं, और अदर जो कैरेक्टर्स है स्टेज पे उसके स्पीच को सुनते नहीं हैं। इन विच अ कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज टू द ऑडियंस, जिसमें वह कैरेक्टर अपने थॉट्स किसको, ऑडियंस को डायरेक्टली कहता है कि देखिए इस सेंस में ये जो इवेंट हो रहा है इसमें मेरा मानना ये है, या फिर आगे क्या होने वाला है, इस तरह से इंटेंशंस वो देता है शॉर्ट स्पीच के माध्यम से, लेकिन उसको इनऑडिबल रहता है टू द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। दूसरे कैरेक्टर जो स्टेज पे उपस्थित रहते हैं उनको वो सुनाई नहीं देता है। बोथ डिवाइसेस, ये दोनों जो डिवाइसेस हैं कॉमन इन एलिजाबेथन एंड लेटर ड्रामा। एलिजाबेथन और लेटर ड्रामा में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुए हैं, पर लार्जली रिजेक्टेड बाय द ड्रामेटिस्ट इन द लेटर 19th सेंचुरी। लेकिन 19th सेंचुरी में जो ड्रामेटिस्ट उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, वह न तो एसाइड को यूज़ कर रहे हैं और न ही soliloquy को यूज़ कर रहे हैं। कब, 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में, व्हेन द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स that plays convey the illusions of real life impelled writers to exploit indirect means of revealing a character's state of mind। अब देखिए, इसके पहले वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दे रहा है, जो ड्रामेटिस्ट है वो डायरेक्टली दिखा रहा है soliloquy का स्पीच देके, साइड का स्पीच देके, कि ये पर्टिकुलर कि कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, soliloquy से दिखा दे रहा है। लेकिन जो बाद में जो आए वो इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, वो जो कैरेक्टर्स हैं कैरेक्टर्स के सीधा पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा है कि कैरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि कैरेक्टर के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, इनडायरेक्ट जो मीन्स हैं, इनडायरेक्ट साधन है, उनके थ्रू हमको लगेगा कि हाँ इसके कहने का ये सेंस हो सकता है, इसलिए ये चीज़ इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है चीज़ ना। तो यहाँ पे जो बाद में 19th सेंचुरी में आए उन्होंने क्या, एक रिक्वायरमेंट उनकी थी प्ले में, जिसमें वो इल्यूजन्स करते रियल लाइफ में, कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि हम इल्यूजन डायरेक्टली वो स्पीच को नहीं दे रहे हैं, soliloquy को नहीं दे रहे हैं, जिसमें वो एक्सप्लॉइट करते हैं इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ रिवीलिंग द कैरेक्टर स्टेट ऑफ माइंड। कैरेक्टर के माइंड को दिखाने के लिए वो इनडायरेक्ट मीन्स दे रहे हैं, एंड फॉर कन्वोइंग एक्सपोजिशन, और उसको एक्सपोजिशन करने के लिए गाइडेंस टू द ऑडियंस, और ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप उनके स्पीच के थ्रू नहीं, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख कर के आप खुद को गाइडेंस करें कि वह क्या चीज़ है जो कैरेक्टर को इस तरह से आगे ले जा रही हैं। Eugene O'Neill, however, revived and extended the soliloquy and aside
and made them basic device throughout his play Strange Interlude 1928। यूजिन ओनिल जो है उन्होंने क्या किया, रिवाइव किया है, पुनर्स को लाया है और एक स्टैंड केस को विस्तार किया है सोइलॉकी को और असाइनमेंट को अपने किसमें प्ले में स्ट्रेंज इंटरल्यूड जो कि 1928 में पब्लिश्ड हुआ है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल।